सिस्टर, कल हमने आप लोग को एएनएम यूपी एएनएम का जो मैं तैयारी करा रहा हूँ यहाँ पर, इसमें आप लोग को कुछ वीवीआई क्वेश्चन कराए और क्लास 1 आपको पूरा कंप्लीट किए। तो क्लास 1 कंप्लीट हो गया। अब जिन कैंडिडेटों को क्लास 1 छूट गया वो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर वीडियो लगा हुआ है, वीडियो लिस्ट में चले जाइए, वीडियो पड़ा हुआ है, यूपी एएनएम का क्लास 1 कर लीजिएगा। और आज मैं क्लास 2 शुरू करने वाला हूँ, वो भी सिर्फ वीवीआई और पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया था उतना ही। दोस्तों फिर से एक बार मैं आपको इस वीडियो में अपनी पहचान बताऊंगा। अगर मेरे बारे में जानना है तो बिहार की किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए और पूछ लीजिएगा कि एएनएम सिस्टर हो तो कहाँ से पढ़े थे, आपको जॉब दिलाने में कौन से शिक्षक, कौन सी टीचर आपको हेल्प किया था। ज़रूर मेरा नाम चंदन कुमार है और मेरे बारे में आपको जानकारी दे देंगे। तो यह एक मेरी पहचान है कि मैं सिर्फ स्टूडेंटों को जो भी एग्जामिनेशन हो उसमें पढ़ा करके जॉब दिलाने तक में हेल्प करता हूं। तो आपसे भी उम्मीद रखते हैं कि इस क्लास को आप लोग पूरे कंप्लीट देखेंगे और आप लोग भी बिल्कुल यहां से काफ़ी हेल्प ले सकेंगे, काफ़ी यहां पर क्वेश्चन कर पाएंगे। और यूपी एएनएम में और यूपी हॉस्पिटल में हर एक हॉस्पिटल में 2, 4, 5 एएनएम यहां से बन करके जाएंगे। चलिए यही मेरा एक सपना है। तो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई शुरू करिए और क्लास दूसरा मैं शुरू करता हूं। मेरे प्यारे फ्रेंड, मैं सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में किस रोग के संचरण रोकने के लिए अलगाव यहाँ से देखिएगा, अलगाव की आवश्यकता नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस रोग के संचरण को रोकने के लिए अलगाव की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन है खसरा, कंठमाल का रोग, छोटी माता, धनुस्तंभ। बताइए किस रोग को रोकने के लिए अलगाव की संचरण की आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, धनुस्तंभ। ठीक है, धनुस्तंभ इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय और निष्क्रिय टीकाकरण को छोड़कर सभी में एक साथ किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा यहाँ पर टीकाकरण है जिसे सक्रिय और निष्क्रिय टीकाकरण में छोड़कर सभी के साथ किया जाता है। ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी, खसरा, रेबीज, धनुस्तंभ। तो देखिए यहाँ पर टीकाकरण की बात करिएगा तो खसरा एक ऐसा टीकाकरण है जो आपको सक्रिय और निष्क्रिय टीकाकरण को छोड़कर सभी के एक साथ किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन में निष्क्रामक किया जाता है सिवाय। अब देखिए क्लोरीन में निष्क्रामक किया जाता है, इसमें से किसको छोड़ करके, किसके सिवाय निष्क्रामित किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, एक को छोड़ करके बाकी सब के साथ निष्क्रामक किया जाता है। तो वही आप लोग को बताना है। तो चलिए इसका राइट आंसर की तरफ बढ़ लेते हैं। क्लोरीन में जो निष्क्रामक किया जाता है, तो यहाँ से बात करोगे तो साइट्रीमाइड को आप लोग छोड़ दीजिए। ठीक है, साइट्रीमाइड को हटा दीजिए, बाकी ब्लीचिंग पाउडर के साथ निष्क्रामक होता है। उसके बाद बात करोगे तो हेलोजिन टैबलेट के साथ, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ तो ये तीनों के साथ इसका निष्क्रामक होता है। लेकिन कह रहा है किसके सिवाय, तो साइट्रोमाइड के छोड़ करके बाकी सबके साथ होता है। तो यहाँ से याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, जो कि साइट्रीमाइड को छोड़ करके बाकी सबके साथ निष्क्रामक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, Mg2+ आयन का उपयोग निम्नलिखित में से किस टीका में स्टेबलाइजर के रूप में किया जाता है। अब देखिए Mg2+ का आयन है, उसका उपयोग किस टीका में स्टेबलाइजर के रूप में किया जाता है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेबलाइजर के रूप में हम लोग कर रहे हैं। तो स्टेबलाइजर के रूप में OPV का, ठीक है, OPV का जो टीका होता है उसका प्रयोग हम लोग Mg2+ का आयन जो होता है उसको स्टेबलाइजर के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम निम्नलिखित में से किस टीके का एक अप्रत्याशितता जटिलता है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से, ठीक है, चारों में से बताना है कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम निम्नलिखित में से किस टीके का एक अप्रत्याशित जटिलता है। तो कंठमाल रोग का, ठीक है, सॉरी यहाँ से कंठमाल नहीं, खसरा याद रखेंगे, ऑप्शन बी बताना था। खसरा एक ऐसा है जिसमें टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एक टीके को अप्रत्याशित जटिलता के रूप में होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ याद रहेगा, खसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में रहा, सेवलॉन में शामिल है, सेवलॉन में क्या शामिल है इसमें बताना है। तो क्लोरोहेक्सिन और क्लोरोक्सलॉन, सेटिवलॉन और क्लोरोक्सलॉन, सीतावलॉन और हेबेटिन बताना है सेवलॉन में शामिल है। तो सेवलॉन में जो शामिल होते हैं वो सीतावलॉन और हिबेटिन। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग याद रखेंगे, सीतावलॉन और हेबेटिन इसमें शामिल होते हैं। चलिए 22 का, नियमित क्लोरीनीकरण द्वारा पानी के कीटाणु शोधन को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
नियमित क्लोरीनीकरण द्वारा पानी की कीटाणु शोधन को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अब देखिए पानी की जो कीटाणु शोधन होता है उसको किस रूप में प्रयोग किया जाता है, क्लोरीनीकरण का जब होता है पानी में तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा टर्मिनल कीटाणु शोधन के रूप में। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पूर्व वर्तमान कीटाणु शोधन के रूप में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से याद रखेंगे, पूर्व वर्तमान कीटाणु शोधन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थूक को कीटाणु रहित किया जा सकता है। अब देखिए थूक को कैसे कीटाणु रहित किया जा सकता है, कैसे थूक में से कीटाणु को हटाया जा सकता है। तो उबालना यानी कि उबाल करके जलता हुआ प्रोसेस से, सुखाने से, वाष्पदाबी से। तो कैसे करके थूक को कीटाणु रहित किया जा सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, उबालने से। यानी कि उबालना एक प्रोसेस होता है, इसके माध्यम से थूक कीटाणु रहित किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो गया, राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र का विसंक्रमण किस प्रकार का विसंक्रमण है। यहाँ पर देखिए 4 विसंक्रमण का नाम है, तो उसमें से बताना है मूत्र का जो विसंक्रमण है वो किस प्रकार का विसंक्रमण है। तो पूर्व वर्तमान समवर्ती, उसके बाद यहाँ पर पूर्व समवर्ती। तो किस प्रकार के संक्रमण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती संक्रमण है मूत्र का विसंक्रमण। ठीक है, तो मूत्र का विसंक्रमण समवर्ती संक्रमण हुआ, तो ये ऑप्शन बी यहाँ से राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल और पाउडर किसके द्वारा निसफल होते हैं। देखिए तेल और पाउडर किसके द्वारा निसफल होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, गर्म हवा ओवन के माध्यम से तेल और पाउडर निसफल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोक्लेव की नसबंदी की दक्षता का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। देखिए ऑटोक्लेव नसबंदी की दक्षता का निरीक्षण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जब ऑटोक्लेव की नसबंदी की जब दक्षता होती है तो इसका परीक्षण करने के लिए हम लोग बेसिल्स स्टीरोथर्मोफिल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बेसिल्स स्टीरोथर्मोफिल्स का प्रयोग हम लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा गया है। ऑटोक्लेव की नसबंदी की दक्षता परीक्षण के लिए बेसिल्स स्टीरोथर्मोफिल्स का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष मंत्रालय का गठन 2014 में शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में विकास के लिए किया गया था, यानी किसके विकास के लिए किया गया था। आयुष मंत्रालय का जो गठन हुआ था 2014 में शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में विकास के लिए, यानी कि किसके विकास के लिए किया गया था। तो यहाँ पर ऊपर में सभी के लिए, यानी कि चारों के विकास के लिए, केवल आयुर्वेदिक और योग के लिए, केवल यूनानी और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए, और सिद्ध और होम्योपैथी के लिए। ठीक है, तो तीनों के लिए यहाँ पर इसका गठन किया गया था। उसके बाद है रोग की संप्रेषणीयता का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। रोग की संप्रेषणीयता का आकलन हम लोग किसके माध्यम से करते हैं, यहाँ पर माध्यमिक हमले के दर से। ठीक है, माध्यमिक हमले की जो दर होता है उसी के द्वारा यहाँ पर रोग की संक्रमण, ठीक है ना, रोग की संक्रमण के आकलन हम लोग करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ से याद रखेंगे, ये सीधा माध्यमिक हमले की दर से। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। साक्ष्य आधारित चिकित्सा के जनक है। अब देखिए साक्ष्य आधारित चिकित्सा के जनक कौन है, तो साक्ष्य आधारित चिकित्सा के जनक की बात करेंगे तो सिकेट है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से याद रखेंगे, सिकेट है। ठीक है, उसके बाद है शल्य चिकित्सा घाव का अस्पताल अधिग्रहित संक्रमण ज़्यादातर यहाँ पर है, ज़्यादातर किसके द्वारा होता है। अब यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन है शल्य चिकित्सा घाव का अस्पताल अधिग्रहित संक्रमण ज़्यादातर किसके द्वारा होता है, तो उपकरण के माध्यम से होते हैं। ठीक है, इसका जो अधिग्रहण होता है यानी कि अच्छे से इलाज होता है तो उपकरण के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे सिस्टर, हम आपको यहाँ पर टोटल फिर 30 तक क्वेश्चन करा दिए। सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन करा रहा हूँ, पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया था उतना है, इसलिए आप लोग को धीरे धीरे सारा क्वेश्चन करवा दूंगा। एग्जामिनेशन पहले आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, जिससे आपके एग्जाम में जब बैठेंगे या टेस्ट सीरीज जब आप लगाइएगा, सेट बनाइएगा आप अपने बुक से, तो आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं और कैसे कैसे उसे सोल्व करना है। तो अगर कोई डाउट हो तो अभी कमेंट करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करिएगा, वहाँ से भी सारे प्रश्न आप लोग पूछ सकते हो। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। लाइक कर दीजिएगा सारे लोग, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही जल्द लेकर आता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।